Okay, let's start with inflammation. So first of all, what is inflammation or define inflammation for 2 marker? It is a local response of living mammalian tissue to injury due to any agent. मतलब ये क्या होगा, एक रिस्पॉन्स हो मेरे टिश्यू का रिस्पॉन्स होगा. अगर यहाँ पे समझो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट से मुझे एक चोट लगी तो मेरा टिश्यू उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स करेगा या उसको ठीक करने के लिए क्या रिस्पॉन्स करेगा, डेट इज इन्फ्लेमेशन. इट इज अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट एंड टू रिमूव कॉन्सिक्वेंट नेक्रोसिस सेल और टिश्यू. कोई सेल में नेक्रोसिस हुआ या कहीं हेमरेज हुआ तो उसे ठीक करने के लिए जो मेरे बॉडी का डिफेंस रिएक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो फिजिकल, केमिकल, इन्फेक्टिव एंड इम्यूनोलॉजिकल एजेंट. नेक्स्ट इज साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. व्हाट आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसे हम कार्डिनल साइंस भी कहते हैं. तो वो है रूबर, ट्यूमर, डोलोर एंड कैलोर. रूबर, ट्यूमर, डोलोर और कैलोर. रूबर होता है रेडनेस, ट्यूमर होता है स्वेलिंग, डोलोर होता है पेन, कैलोर होता है हीट. अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो दो टाइप के इन्फ्लेमेशन दो टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सेकंड इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का, जो शॉर्ट ड्यूरेशन का वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन का वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. सो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसके फीचर्स हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट अफेक्टेड साइट, इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट एंड न्यूट्रोफिल्स का एक्यूमुलेशन. यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स इज न्यूट्रोफिल. और यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स. एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स था न्यूट्रोफिल और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होगा लिम्फोसाइट, प्लाज्मा एंड मैक्रोफेजेस. लिम्फोसाइट, प्लाज्मा एंड मैक्रोफेजेस. तो एक्यूट हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का है, क्रोनिक हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन का है. बस इतना ही हमें याद रखना है यहाँ पे. अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट इन्फ्लेमेशन की. सो इन डिटेल अगर हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ें तो स्टेजेस ऑफ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. सो देयर आर 2 स्टेजेस. फर्स्ट इज वेस्कुलर इवेंट, सेकेंड इज सेलुलर इवेंट. फर्स्ट इज वेस्कुलर और दूसरा सेल्यूलर. वेस्कुलर जिस नाम सजेस्ट कर रहा है कि चेंजेस होगा वेस्कुलर सिस्टम में, मतलब ब्लड वेसल्स में चेंज होगा. और यहाँ पर क्या होगा, सेल्स में चेंजेस होगा. इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स हैं हमारे उसके अंदर चेंजेस होंगे. वो क्या करेंगे वहाँ हमें वो दिखेगा. बाकी वेस्कुलर में हमें खाली ब्लड वेसल से रिलेटेड टर्म्स में बात करेंगे. तो अब इसके सब स्टेजेस की बात करें तो एक मिनट. ओके. वेस्कुलर इवेंट इंक्लूड ऑल्टरेशन इन माइक्रोवेस्कुलेचर, मतलब ब्लड वेसल्स का चेंज. अब इसमें सब स्टेजेस के 2 सब स्टेजेस, एक हेमोडायनामिक चेंज एंड सेकंड इज ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी. फर्स्ट इज हेमोडायनामिक चेंज. हेमोडायनामिक चेंज मतलब जो डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का, जो डायनामिक्स है ब्लड फ्लो का, उसमें चेंज. और सेकंड क्या, ऑल्टर वेस्कुलर परमेबिलिटी, मतलब जो अपना ब्लड वेसल है, ये अपना अगर ब्लड वेसल है तो इसमें जो परमेबिलिटी होती है बाहर या अंदर जाने की, उसमें चेंज आने को हम क्या कहेंगे, ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी. तो हेमोडायनामिक चेंज में टोटल 5 स्टेजेस है. ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन, प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन, लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्लोइंग स्टेसिस एंड ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन. डिटेल में देखते हैं हम इसे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ हम बात करें वेस्कुलर इवेंट, उसमें 2 स्टेज थे हमने देखा, हेमोडायनामिक चेंज और ऑल्टर वेस्कुलर परमेबिलिटी. हेमोडायनामिक चेंज की बात करेंगे तो जो सबसे पहला चेंज है वो क्या है, चेंज इन वेस्कुलर फ्लो और कैलिबर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल. वेस्कुलर फ्लो मतलब वो हेमोडायनामिक्स की बात, मतलब उसका फ्लो का तरीका, और दूसरा कैलिबर मतलब साइज ऑफ ब्लड वेसल. सो बात करेंगे चेंजेस का सीक्वेंस क्या होगा. ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन जो हमने देखा, ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्ट. ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्ट होगा. ब्लड वेसल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कंस्ट्रिक्ट होगा कब, जैसे ही उसमें इंजरी हो या ट्रॉमा हो. फिर क्या होगा, प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन, उसके बाद लोकल हाइड्रोस्टेटिक चेंज, उसके बाद स्लोइंग और स्टेसिस, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा. उसके बाद ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन. ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन क्या होता है, जैसे कि ये ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स अंदर से ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये मार्जिन्स पे ल्यूकोसाइट का रोलिंग और एडिशन होता है, उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन. नेक्स्ट ट्रिपल रिस्पॉन्स. ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या आता है, आर राफेल, जैसे राफेल की बात करते हैं, रेड लाइन, फ्लेयर और व्हील. रेड लाइन, फ्लेयर और व्हील. रेड लाइन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं पे इंजरी हुई, ये समझो ये मेरा हाथ है,
ये मेरा हाथ, अगर मुझे यहाँ पे इंजरी हुई तो किसी चीज़ से लगा तो इंजरी ऐसे मुझे दिखेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेड लाइन। ओके, दिस इज रेड लाइन। अब उसके बाजू में क्या होगा, ये लाल लाल यहाँ पे रेडनेस आ जाएगा। ये मेरा बीच वाला क्या था, रेड लाइन। ये बाजू में जो आया उसे क्या कहेंगे, फ्लेयर। ये रेडनेस जो बाजू में आया उसे कहेंगे फ्लेयर। और इसके आजू बाजू ये सब एरिया क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, यहाँ पे सूजन आ जाएगा हल्का सा, इसे मैं क्या कहूँगा, व्हील। रेड लाइन, फ्लेयर एंड व्हील। सो यही है, ये रेड लाइन, उसके बाजू का एरिया फ्लेयर, एंड उसके बाजू का जो येलो येलो स्वेलिंग है वो व्हील। अब रेड लाइन आता क्यों है, red line is due to vasodilated capillary, flare is reddish appearance surrounding line, wheel is swelling around surrounding tissue। ये हो गया हमारा हेमोडायनामिक चेंज। नेक्स्ट इज ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तो अगर देखो यहाँ पे देखा जाए, फॉर एग्जांपल दिस इज, अगर हम देखें ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, तो ब्लड फ्लो ऐसे कुछ होता है। ये क्या हो गया, मेरी आर्टरी हो गई, ये मेरा हो गया वेन, और ये क्या हो गई, कैपिलरी। ये अभी नॉर्मल है। अब जब मुझे ट्रॉमा या कुछ मुझे इंजरी हो, अगर मेरे हाथ में कोई इंजरी हुआ तो क्या होगा, ये जो आर्टरी और वेन्यूल्स है, ये आर्टरी और ये वेन, ये क्या होगा, ये वैसो डायलेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, डायलेशन। तो इसे हम क्या करेंगे, वैस्कुलर सिस्टम का डायलेशन हुआ, तो हम इसे कहते हैं वैसो डायलेशन। तो सी, दिस इज डायलेटेड आर्टरी, दिस इज डायलेटेड वेन। और अब यहाँ पे जो फ्लो था वो नॉर्मल, उसका नेट प्रेशर कितना था, 0 था। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्लो का डायरेक्शन चेंज होगा, या फ्लो का परमिएबिलिटी चेंज हो रहा है, अपने एंडोथेलियम की परमिएबिलिटी चेंज हो रही है। तो वो क्यों हो रही है, उसके लिए हमें एक हाइपोथेसिस मिला जिसे हम कहते हैं स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस को हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ एडिमा फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट विच कम फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा बाय एस्केप थ्रू एंडोथेलियल वॉल। मतलब ये हमारा बाहर का एरिया, उसे हम इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट कहते हैं। तो ओडिमा फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लूइड प्लाज्मा में से बाहर आता है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, उसे हम कहते हैं एडिमा फ्लूइड। अब ये फ्लूइड बाहर आ रहा है तो दो प्रेशर इसमें काम करते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, एचपी ओपी से ज्यादा होता है, तो फ्लूइड बाहर आता है, और जब एचपी ओपी से कम होता है तो फ्लूइड अंदर जाता है। ओके, एचपी ओपी से ज्यादा हुआ तो फ्लूइड बाहर, एचपी ओपी से कम हुआ तो फ्लूइड अंदर। अब एस्केप ऑफ फ्लूइड बोला है, बाहर फ्लूइड कब आता है, क्यों आता है, क्योंकि एक फर्स्ट ऑफ ऑल वैसोडाइलेशन, ये अपना डायलेटेड हुआ उसलिए, और दूसरा प्रेशर चेंज की वजह से, प्रेशर चेंज। अब स्टार्लिंग्स की हाइपोथेसिस है, दो हाइपोथेसिस है, एक फोर्स कॉजिंग आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड और फोर्स कॉजिंग इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। फोर्स कॉजिंग आउटवर्ड मूवमेंट कब होगा, ये आउटवर्ड मूवमेंट ये है जब एचपी ओपी से ज्यादा होगा। इनवर्ड मूवमेंट कब होगा, जब ओपी एचपी से ज्यादा होगा। दिस इज ऑल अबाउट स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। अब लास्ट में बात किया गया है लास्ट की बात किया, लास्ट में क्या बोला है, पैटर्न्स ऑफ इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कैसे कैसे अपना वेस्कुलर परमिएबिलिटी, जो आर्टरीज और वेन्यूल्स का साइज है वो डायलेट कैसे होगा वो बताया है। तो फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। जो एंडोथेलियल सेल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लड वेसल। तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियल सेल। ये अंदर का लाइनिंग क्या है, एंडोथेलियम है, तो इसके जो सेल्स होंगे हम क्या कहेंगे उसे, एंडोथेलियल सेल। सो कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर क्या बोला, रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल 15 से 30 मिनट में होगा इंजरी के। एंडोथेलियल सेल डेवलप टेम्पररी गैप बिटवीन देम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन वेस्कुलर लीकीनेस। फैक्टर्स कौन कौन से, हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन। रिट्रैक्शन कौन करेगा, इंटरल्यूकिन और टीएनएफ। रिट्रैक्शन में क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटल ऑफ एंडोथेलियल सेल कॉजिंग रिवर्सिबल रिट्रैक्शन। वापस हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फिर रिट्रैक्ट हुआ। फिर बोला डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथेलियल। डायरेक्ट इंजरी मतलब
डायरेक्ट इंजरी से क्या होगा, कॉसेस सेल नेक्रोसिस एंड सेल का नेक्रोसिस होगा एंड अपीयरेंस ऑफ फिजिकल गैप एट साइट ऑफ डिटैच एंडोथेलियल सेल, थ्रोम्बोसिस होगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज एंडोथेलियल इंजरी मेडिएटेड बाय ल्यूकोसाइट। पहले था डायरेक्ट इंजरी, अब होगा पहले डायरेक्ट इंजरी था एंडोथेलियल को, अब ल्यूकोसाइट का इंजरी, ल्यूकोसाइट के थ्रू इंजरी हो रहा है। इसमें क्या होगा, एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट रिलीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज विच कॉसेस एंडोथेलियल इंजरी एंड इंक्रीजेस वेस्कुलर लीकीनेस, अफेक्ट मेनली वेन्यूल्स। लास्ट इज नियोवेस्कुलराइजेशन। इसमें क्या होता है, न्यूली फॉर्म्ड कैपिलरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड ट्यूमर आर एक्सेसिवली लीकी।